अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्किन ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स। हमने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन से। ये हम कौन से बुक से पढ़ रहे हैं, रेफरेंसेस की है मिलर एंड हार्ले की जो बुक है उससे हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी तो हम वर्टिब्रेट्स का पढ़ चुके हैं, बस मैमल्स की स्किन रहती है, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की। तो आज हम स्किन ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्किन ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेप्टाइल की स्किन को अगर आप देखिए तो सबसे पहले जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ लेयर्स हैं, फिर डर्मिस है, डर्मिस में कुछ लेयर्स हैं। एपिडर्मिस में आपके पास लेयर आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की, इसको आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर। इसके बाद दूसरी लेयर जो है ये आप देख रहे हैं, ये वाली लेयर जो है इसको कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके बाद जो ये वाली लेयर आप देख रहे हैं एंड पे, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये तीनों लेयर्स मिलके आपके पास एपिडर्मिस बनाती हैं। यहाँ पे एपिडर्मिस खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है और पिगमेंट लेयर है। पिगमेंट लेयर जो कि यानी कलर देती है इनकी स्किन को। उसके अलावा डेंस फाइबर्स हैं इनकी स्किन में, यहाँ पर ब्लड वेजल्स हैं, लूज फाइबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इनकी स्किन में। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से लूज फाइबर्स तक का एरिया है वो सारा का सारा डर्मिस में आता है। अब अगर कोई पूछे कि ब्लड वेजल्स कौन सी लेयर में प्रेजेंट है रेप्टाइल्स की, तो आपने डेफिनेटली कह देना है कि डर्मिस में मौजूद है। ठीक है, तो क्या है ये जो कह रहे हैं कि रेप्टाइल्स की स्किन है वो इस टाइप की है कि जिससे पता चल जाता है कि वो ज़मीन पे रहते हैं, उनकी टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा जो एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये वाला लेयर, तो कह रहे हैं कि इसमें जो है तो थिक ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा केराटिनाइज्ड स्केल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें केराटिन की थिक लेयर है, इसके अलावा इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है। ग्लैंड्स की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, इनकी रेप्टाइल्स की जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। ड्राई क्यों है, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स मौजूद नहीं है। अब ग्लैंड्स मौजूद नहीं है इनके एपिडर्मिस में, तो जाहिर है जो कि मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसके अलावा इनमें एक स्क्यूट्स क्या होता है, थिक स्केल्स को स्क्यूट्स कहते हैं। वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, यही जो केराटिनाइज्ड लेयर होता है, केराटिन प्रोटीन से जो बनता है, स्केल में मौजूद होता है। ये कुछ स्नेक्स में, कुछ टर्टल्स में, टर्टल्स की बीक में और कुछ रेप्टाइल्स में मौजूद होता है। इसके अलावा स्नैक्स का जो रैटल होता है जो उनके बैक पे टेल पे मौजूद होता है उधर भी मौजूद होता है। ठीक है, तो उन सबको स्क्यूट कहते हैं कलेक्टिवली। अब इन केराटिनाइज्ड स्केल्स का मकसद क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि ये रेजिस्ट करते हैं एब्रेशन के, मतलब स्किन ख़राब ना हो। ठीक है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनसे डिहाइड्रेशन को नहीं होने देता, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्योंकि केराटिन की लेयर है, थिक स्केल्स हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं डिहाइड्रेशन को। इसके अलावा इसको प्रोटेक्शन देता है, जिससे कोई भी कवरिंग या पैकिंग किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देती है, इसी तरह से रेप्टाइल के स्किन्स को उनके जो स्केल्स होते हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो रेप्टाइल्स हैं इनमें एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। जब भी अपनी आउटर मोस्ट स्किन को हटा देते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि स्किन जो स्नैक्स होते हैं वो अपनी स्किन को हटा देते हैं। ठीक है, तो मोल्टिंग का प्रोसेस उसको कहते हैं। ठीक है, शेडिंग या मोल्टिंग जब होती है, ओल्ड स्किन जब ज़्यादातर रेप्टाइल्स अपनी रिमूव कर लेते हैं जिनमें लिजर्ड या स्नेक्स आते हैं, तो न्यू स्किन आ जाती है। अब क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन होती है फ्लूइड की, स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनके दरमियान फ्लूइड की डिफ्यूजन होती है, उसकी वजह से वो जो पुरानी लेयर है वो हट जाती है और जो न्यू लेयर है वो रह जाती है। मतलब नया एपिडर्मिस बन जाता है ना, तो पुराना वाला ये रिमूव कर देते हैं। किस तरह से, कि फ्लूइड की डिफ्यूजन होती है इन लेयर्स के दरमियान, पुराने और नए लेयर के दरमियान। ठीक है, तो ये था अबाउट स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। अब हम पढ़ेंगे स्किन ऑफ एवियन रेप्टाइल्स। एविस किसे कहते हैं, एविस कहते हैं बर्ड को। तो एवियन रेप्टाइल का मतलब है कि बर्ड्स। अब बर्ड्स को रेप्टाइल्स क्यों कहा, इस वजह से कि क्योंकि उनकी स्किन की सिमिलैरिटी है विद द स्किन ऑफ क्या कहते हैं उनको, रेप्टाइल्स की स्किन की और बर्ड्स की स्किन जो है इनकी आपस में सिमिलैरिटी है, इसलिए इनको
एवियन रेप्टाइल्स भी कहते हैं बर्ड्स को। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बर्ड्स की जो स्किन है वो किसकी तरह है तो आपने कहना है रेप्टाइल्स की तरह। अगर कोई पूछे कि रेप्टाइल्स की स्किन किसकी तरह है तो आपने कहना है बर्ड्स की तरह। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है उसमें कहते हैं रेप्टाइल्स की तरह के फीचर्स होते हैं। ठीक है, इनमें वैसे तो एपिडर्मल ग्लैंड्स मौजूद ही नहीं होते, यही कैरेक्टर है इनका रेप्टाइल्स की तरह के, इनमें भी कोई एपिडर्मल ग्लैंड मौजूद नहीं है। लेकिन इनमें यूरोपाइजियल ग्लैंड होता है जिसको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड कौन सा है, आपने मोस्टली देखा होगा कि बर्ड्स अपनी बीक की हेल्प से अपने फेदर्स में कॉम्ब कर रहे होते, क्लीन कर रहे होते अपनी बॉडी को, तो उस प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं। तो वो प्रीनिंग के लिए जो ऑयल टाइप मटेरियल रिलीज होता है वो इन्हीं ग्लैंड से होता है। तो ये यूरोपाइजियल ग्लैंड उसको कहते हैं या प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये बर्ड्स के एपिडर्मिस में मौजूद होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई एपिडर्मल ग्लैंड्स मौजूद नहीं है, बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह। इनका जो एपिडर्मस होता है वो 2 से लेकर 3 लेयर्स तक थिक है, वैसे इनका एपिडर्मस काफ़ी थिन है। ठीक है, तो इनको हम ये भी कहते हैं लिटरली कि ये थिन स्किन्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका जो एपिडर्मिस है वो 2 to 3 लेयर्स थिक है। अब आउटर जो केराटिनाइज्ड लेयर है इनका वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जो आउटर केराटिनाइज्ड लेयर है, आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये अब इनका भी सेम एपिडर्मिस है, डर्मिस है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर आपको नज़र आ रही होगी। फिर इसके बाद ये वाली लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये जो सिंपल सी ग्रीन लाइन है। तो ये सारा का सारा ये जो दो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ये जो लेयर्स है ये एपिडर्मिस बना रही है। उसके बाद कोलाजिन फाइबर्स कौन से होते हैं जो कि स्किन में मौजूद होते हैं, कोलाजिन प्रोटीन जो बनाता है फाइबर्स। उसके बाद यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं स्किन में इनके। तो ये जो एरिया है ये सारा डर्मस बनाता है, उसमें ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं। अब कह रहे हैं कि जो आउटर लेयर है इनका केराटिनाइज्ड वो सॉफ्ट होता है। इन बर्ड्स का जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है ना एपिडर्मिस का, वो फेदर होते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं बर्ड्स पे क्या होते हैं, फेदर्स मौजूद होते हैं। अब ये फेदर्स बनते किस चीज़ से, स्ट्रेटम कॉर्नियम। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम से ही एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फेदर कहते हैं, पर कहते हैं परिंदों के। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम से बनता है, वो क्या है, वो फेदर है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है। अब डर्मिस इनका बिल्कुल कह रहे हैं सिमिलर है रेप्टाइल्स की तरह। अब डर्मिस में इनके ब्लड वेजल्स भी मौजूद हैं, लिम्फेटिक वेजल्स भी मौजूद है, इसके अलावा नर्व्स भी मौजूद है, सेंसरी बॉडीज़ भी मौजूद हैं इनके एपिडर्मिस में। ठीक है, जो इनके डर्मिस में सेंसरी बॉडीज़ मौजूद हैं, नर्व्स मौजूद है, लिम्फेटिक वेजल्स और ब्लड वेजल्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो सेंसरी बॉडीज़ हैं ये इनको एपिडर्मिस से ही मिलती हैं, उधर से ये डिराइव हुई होती हैं। अब एवियन बर्ड्स जो है इनकी स्किन में एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके स्किन के दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं। ये एयर स्पेसेस जो होती हैं ये इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सटेंड हो जाती हैं। ये उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और वहीं जो एयर स्पेसेस होती हैं वो डर्मिस में भी एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ इनमें एयर स्पेसेस होती हैं और एयर स्पेसेस आती हैं और डर्मस में ही एक्सटेंड हो जाती है, डर्मस के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और वो एक्चुअली पार्ट होती हैं इन बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब फंक्शन क्या है इन एयर स्पेसेस का कि ये थर्मल रेगुलेशन में, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको रेगुलेट करने में हेल्प देती हैं एयर स्पेसेस। इसके बाद डर्मस पार्ट जो है स्किन का, उसमें स्मूथ फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स ठीक है, और उन फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है, ये स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं फेदर्स की पोजीशन के। जब उड़ना है बर्ड ने या मूव करना है तो फेदर्स की क्या पोजीशन होगी उसको ये मसल फाइबर, डर्मल स्मूथ मसल फाइबर्स कंट्रोल करते हैं। अब कुछ एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो हाइपोडर्मल लेयर होती है, यानी डर्मस के नीचे जो हाइपोडर्मल लेयर स्टार्ट में हमने देखी थी ना, डर्मस के नीचे भी एक और लेयर होती है उसको हाइपोडर्मस लेयर कहते हैं।
तो उधर फैट डिपॉजिट हुआ होता है, और वो फैट क्या करता है, वो उन एक्वेटिक बर्ड्स को एनर्जी स्टोरेज में और इसके अलावा इंसुलेशन में हेल्प देता है। ठीक है, इसके अलावा अब फेदर्स की पोजीशन के अलावा और क्या क्या काम करते हैं, डर्मस स्मूथ मसल्स या फेदर की पोजीशन का क्या क्या काम है। तो ये थर्मल रेगुलेशन में हेल्प देते हैं, मतलब बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेंगे, फ्लाइंग में भी हेल्प देते हैं, और इसके अलावा बर्ड्स के बिहेवियर में भी इन फेदर्स की पोजीशन का बहुत अहम रोल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स।